तो आज हम बात कर रहे हैं भारत के 2024 के केंद्रीय बजट के उस हिस्से की जिस पर शायद सबकी नजरें थी। युवाओं के लिए रोजगार का पैकेज। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज है जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं की पूरी जानकारी है। सुनने में आंकड़े बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारा मिशन है इन घोषणाओं की परतें खोलना और ये समझना कि अगर कोई आज कॉलेज से निकला है या कोई छोटा बिजनेस चला रहा है तो इस पैकेज में उसके लिए असल में क्या है। बिल्कुल, क्योंकि 2 लाख करोड़ रुपए और 4 करोड़ से ज्यादा युवा, ये सिर्फ हेडलाइन बनाने वाले नंबर हैं। सही बात है। असली कहानी इस बात में छिपी है कि ये योजनाएं जमीन पर कैसे उतरेंगी और इनका क्या कहते हैं एग्जीक्यूशन कैसे होगा। हाँ। क्योंकि किसी भी बड़ी सरकारी योजना की सफलता और विफलता के बीच का फासला वो अक्सर उसके एग्जीक्यूशन में ही होता है। चलिए तो फिर एक युवा के नजरिए से इस पैकेज को देखते हैं। हाँ, मान लीजिए कोई आज ही अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब मार्केट में कदम रख रहा है। ठीक है। उसे सबसे पहले क्या चाहिए? एक नौकरी। और यहीं पर इस पैकेज की पहली योजना आती है, योजना ए। इसमें कहा गया है कि सरकार पहली बार नौकरी पाने वाले को 1 महीने की सैलरी देगी। हाँ। 1 मिनट, सरकार की तरफ से 1 महीने की सैलरी, ये सुनने में तो किसी सपने जैसा लगता है। हाँ, ये एक बहुत सीधा और आकर्षक इंसेंटिव है। एक तरह का वेलकम बोनस कह सकते हैं जो सरकार दे रही है। अच्छा। ये रकम 15,000 रुपए तक हो सकती है। ओके। और वो भी 3 किश्तों में सीधे कर्मचारी के बैंक अकाउंट में जाएगी। और इसकी एलिजिबिलिटी, कौन ले सकता है इसका फायदा? एलिजिबिलिटी भी काफी वाइड रखी गई है। 1 लाख रुपए महीने तक की सैलरी वालों को इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा? मतलब क्या कंपनियां इसका गलत फायदा नहीं उठाएंगी? सिर्फ इस 1 महीने की सैलरी का फायदा उठाने के लिए कुछ समय के लिए भर्ती कर ली और फिर निकाल दिया। इसमें कोई रोक है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब इस योजना की शर्त में छिपा है। अच्छा। और यही शर्त इसे सिर्फ एक फ्री कैश स्कीम से कहीं ज्यादा बना देती है। वो क्या है? शर्त यह है कि कर्मचारी का नाम EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि में रजिस्टर होना चाहिए। अच्छा, तो ये सिर्फ पैसे देने की स्कीम नहीं है, बल्कि सरकार एक तरह से सबको फॉर्मल इकोनॉमी में लाने की कोशिश कर रही है। एग्जैक्टली। ये तो बहुत चालाक कदम है, मैंने इस एंगल से सोचा ही नहीं था। EPFO को यहाँ इस्तेमाल करना बहुत क्लेवर है। सरकार को रोजगार का कोई नया बड़ा सा डेटाबेस नहीं बनाना पड़ रहा। सही बात है। वो बस उसी पाइपलाइन का इस्तेमाल कर रही है जो पहले से मौजूद है और भरोसेमंद भी है। तो इससे धोखाधड़ी की गुंजाइश कम हो जाती है। हाँ, और पहली नौकरी से ही युवा सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आ जाता है। ये एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा है। ये तो समझ आया, पर एक और मुश्किल हो सकती है। क्या? सरकार ये पैसा DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से देगी। अब किसानों या पेंशनरों को DBT देना एक बात है, क्योंकि उनकी लिस्ट ज्यादा नहीं बदलती। लेकिन यहाँ तो हम नए कर्मचारियों की बात कर रहे हैं जिनका स्टेटस हर महीने हर दिन बदल सकता है। सही पकड़ा। तो क्या सरकारी सिस्टम इतनी तेजी से रियल टाइम में वेरीफाई कर पाएगा कि कौन योग्य है और कौन नहीं? और आपने बिल्कुल सही दुखती रग पर हाथ रखा है। ये इस योजना की सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती होगी। अच्छा। स्केल की चुनौती नहीं, बल्कि स्पीड की चुनौती। अगर इस ज्वाइनिंग बोनस में सरकारी प्रक्रियाओं की वजह से देरी होती है तो जिस इंसेंटिव को युवाओं को आकर्षित करना था वो एक और सरकारी प्रक्रिया में फंसकर रह जाएगा और अपना असर खो देगा। बिल्कुल ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये सिस्टम काम करता है और मुझे बतौर कर्मचारी 1 महीने की सैलरी का बोनस मिल रहा है, लेकिन मुझे नौकरी देने वाली कंपनी को क्या फायदा? कोई छोटा बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मुझे यानी एक फ्रेशर को किसी अनुभवी के ऊपर क्यों चुनेगा? उनके लिए इसमें क्या है? यहीं पर योजना B और योजना C आती है। अच्छा। ये पैकेज सिर्फ कर्मचारी के बारे में नहीं सोचता, बल्कि एम्प्लॉयर यानी नौकरी देने वाली कंपनी के नजरिए को भी ध्यान में रखता है। योजना B खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए? हाँ, इसमें सरकार नौकरी के पहले 4 साल तक EPFO में कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों के हिस्से का पैसा भरने में मदद करेगी। ओह, ये तो बहुत बड़ी राहत है। एक छोटी कंपनी के लिए तो बहुत बड़ी राहत है। लेकिन मेरा वो वाला सवाल अभी भी है, हायर एंड फायर वाला। क्या कंपनियां सिर्फ EPFO सब्सिडी के लिए भर्ती करके कुछ महीनों में निकाल नहीं देंगी? इसके लिए योजना B में एक बहुत जरूरी सेफ्टी वॉल्व लगाया गया है। क्या है वो? शर्त यह है कि अगर एम्प्लॉयर 12 महीने के अंदर कर्मचारी को निकाल देता है तो उसे सरकार से मिली सब्सिडी लौटानी होगी। अच्छा, 12 महीने का लॉक इन पीरियड। हाँ,
ये सुनिश्चित करता है कि कंपनियां सिर्फ सब्सिडी के लिए भर्ती ना करें, बल्कि वो सच में लॉन्ग टर्म रोजगार देने के लिए गंभीर हैं। एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई, पर अगर कोई सर्विस सेक्टर की कंपनी है या कोई छोटा स्टार्टअप जो अपनी टीम को बस 1 या 2 लोगों से बढ़ाना चाहता है, हाँ, उनके लिए भी कुछ है? हाँ, उनके लिए योजना सी है, जो सभी सेक्टरों के लिए है। सभी के लिए? हाँ, इसमें सरकार हर अतिरिक्त नए कर्मचारी के लिए एम्प्लॉयर के EPFO हिस्से की भरपाई करेगी। अतिरिक्त? हाँ, ये रकम 2 साल तक 3,000 रुपए प्रति माह होगी। और यहाँ अतिरिक्त शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ किसी पुराने कर्मचारी की जगह नए को रखने पर नहीं मिलेगा। कंपनी को वाकई अपनी टीम का साइज बढ़ाना होगा। यानी असली जॉब क्रिएशन। हाँ, ये असली जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देता है। तो अगर इन तीनों को एक साथ देखें, एक तरफ मुझे नौकरी पाने पर बोनस मिल रहा है और दूसरी तरफ कंपनी को मुझे नौकरी देने पर सब्सिडी, ये तो वाकई में डिमांड और सप्लाई दोनों को एक साथ साधने की कोशिश है। बिल्कुल, ये एक पूरी इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। नौकरी चाहने वालों के लिए फॉर्मल सेक्टर को आकर्षक बनाना, और नौकरी देने वालों के लिए नई भर्तियां करने की लागत और जोखिम को कम करना। ये तो हो गई सीधी मदद की बात। लेकिन अक्सर असली प्रॉब्लम पैसे की नहीं, स्किल की होती है। स्किल गैप। हाँ, कंपनियां कहती हैं कि उन्हें काम के लिए लोग नहीं मिलते और युवा कहते हैं कि उन्हें काम नहीं मिलता। इस स्किल गैप का क्या? और यहीं पर ये पैकेज सिर्फ एक वित्तीय प्रोत्साहन योजना से आगे बढ़कर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का रूप लेता है। मतलब? अगली 2 योजनाएं सीधे इसी स्किल गैप को भरने पर केंद्रित हैं। जिसमें से चौथी योजना स्किल ट्रेनिंग के लिए है। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। लक्ष्य है 5 साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेन करना। 60,000 करोड़ का फंड ये दिखाता है कि सरकार इस समस्या को कितनी गंभीरता से ले रही है। बिल्कुल। लेकिन पैसे से ज्यादा जरूरी है कि ट्रेनिंग कैसी होगी। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है देश के 1000 ITI यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक बनाने पर जोर। ITI का नाम सुनते ही तो अक्सर दिमाग में पुरानी मशीनें और पुराने कोर्स ही आते हैं। हाँ, ये धारणा है। तो क्या ये वाकई बदलेगा? घोषणा तो यही कहती है। प्लान ये है कि इन ITI के कोर्स को इंडस्ट्री की आज की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। मतलब अब सिर्फ फिटर और वेल्डर की ट्रेनिंग नहीं, बल्कि ऑटोमेशन, ग्रीन एनर्जी या डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग जैसे भविष्य के स्किल्स पर फोकस होगा। अच्छा। और इसके लिए हब एंड स्पोक मॉडल अपनाने की बात कही गई है। हब एंड स्पोक मॉडल? ये क्या है? इसे आप एक बड़े सेंट्रल किचन की तरह समझ सकती हैं। ओके। हब वो मेन किचन है जहां रेसिपी, क्वालिटी स्टैंडर्ड और नई डिशेस तय होती हैं। और स्पोक वो छोटी छोटी सैटेलाइट किचन है जो उसी स्टैंडर्ड का खाना एक बड़े इलाके में पहुंचाती हैं। अच्छा, समझा। यहाँ हब एक टॉप क्लास आधुनिक ITI होगा जो अपने आसपास के कई छोटे स्पोक ITI को गाइड करेगा, उन्हें नए कोर्स देगा और क्वालिटी बनाए रखने में मदद करेगा, ताकि हर जगह ट्रेनिंग की क्वालिटी एक जैसी रहे। बिल्कुल। ये तो काफी मजबूत प्लान लगता है। लेकिन अब आते हैं उस सबसे बड़ी समस्या पर जो हर फ्रेशर झेलता है। कौन सा? नौकरी के लिए अनुभव चाहिए और अनुभव के लिए नौकरी। इस विशेष साइकिल का क्या? हाँ, ये तो क्लासिक प्रॉब्लम है। इस पैकेज की 5वीं और शायद सबसे महत्वाकांक्षी योजना सीधे इसी चक्र को तोड़ने के लिए है। और वो क्या है? इसके तहत देश की 500 टॉप कंपनियों में 5 साल के अंदर 1 करोड़ युवाओं को अप्रेंटिसशिप या ट्रेनिंग का मौका दिया जाएगा। 1 करोड़? हाँ, 1 करोड़। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। मतलब इन युवाओं को असली कंपनी में असली काम का अनुभव मिलेगा? हाँ, पूरे 12 महीने का रियल वर्ल्ड वर्क एक्सपीरियंस। वाह। साथ में 5,000 रुपए महीने का स्टाइपेंड और 6,000 रुपए की एकमुश्त मदद भी मिलेगी। ये अर्न व्हाइल यू लर्न जैसा हो गया। हाँ, इसका फायदा 21 से 24 साल के वो बेरोजगार युवा उठा सकते हैं जो किसी भी तरह की पढ़ाई नहीं कर रहे। यानी ये सीधे उन लोगों पर टारगेटेड है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। विज्ञप्ति कहती है कि कंपनियों के लिए इसमें भाग लेना स्वैच्छिक होगा, मैंडेटरी नहीं। हाँ, ये एक पॉइंट है। तो देश की 500 सबसे बड़ी कंपनियां 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने का ये इतना बड़ा सिरदर्द क्यों पालेंगी? क्या सिर्फ समाज सेवा के लिए? यही इस योजना का सबसे बड़ा सवालिया निशान है। तो फिर सरकार ने एक रास्ता सुझाया है। कंपनियों से कहा गया है कि वो इस ट्रेनिंग का 10% खर्चा अपनी CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से उठाएं। CSR फंड से? ये एक नया तरीका है इस्तेमाल करने का। हाँ। पर क्या ये काफी है? सिर्फ 10%?
क्या इतना छोटा सा योगदान बड़ी कंपनियों को इस बड़े पैमाने पर भागीदारी के लिए प्रेरित कर पाएगा? उन्हें ट्रेनर रखने होंगे, जगह देनी होगी, समय देना होगा। बिल्कुल। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उद्योग जगत इसे कैसे देखता है। मतलब क्या वो इसे एक जिम्मेदारी और बोझ के तौर पर देखते हैं, या फिर भविष्य के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से एक टैलेंट पाइपलाइन तैयार करने के एक सुनहरे अवसर के रूप में? अच्छा। अगर उन्हें लगता है कि इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम से उन्हें जॉब रेडी कर्मचारी मिल सकते हैं, तो वो इसमें जरूर हिस्सा लेंगे। और अगर नहीं तो? लेकिन अगर ये सिर्फ एक और सरकारी खाना पूर्ति बनकर रह गया, तो 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हम इन 5 योजनाओं को एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर ये है कि ये एक बहुत महत्वाकांक्षी और मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी है। ये रोजगार के बाजार को कई अलग अलग एंगल से ठीक करने की कोशिश कर रही है। कर्मचारी को सीधा पैसा, कंपनी को सब्सिडी, पिछड़े स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए ITI का आधुनिकीकरण, और अनुभव की कमी को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर अप्रेंटिसशिप। कागज पर यह एक बहुत मजबूत खाका है। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, असली खेल तो एग्जीक्यूशन का है। निश्चित रूप से हर योजना के साथ एक बड़ा सवाल जुड़ा है। जैसे? क्या DBT सिस्टम बिना देरी के काम करेगा? क्या ITI से निकला छात्र वाकई इंडस्ट्री के लिए तैयार होगा? क्या 1 साल की अप्रेंटिसशिप के बाद कंपनी उसी युवा को नौकरी पर रखेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 1 करोड़ अप्रेंटिसशिप के लिए कंपनियां आगे आएंगी? इन सवालों के जवाब ही इस पैकेज की असली सफलता तय करेंगे। और एक बात जो मुझे आखिर में सोचने पर मजबूर कर रही है, सरकारी विज्ञप्ति में लिखा है कि विस्तृत पात्रता शर्तें और नियम बजट के अनुलग्नक यानी एनेक्शर में दिए गए हैं। हाँ, तो फाइन प्रिंट। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि हम और आप तो यहाँ बैठकर बड़ी तस्वीर पर बात कर रहे हैं, लेकिन उस युवा या छोटे बिजनेस के मालिक के लिए जिसे इसका फायदा उठाना है, असल प्रक्रिया क्या होगी? बिल्कुल। क्या ये एक आसान ऑनलाइन फॉर्म होगा या फिर कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर और कागजों का ढेर? शायद इस 2 लाख करोड़ के पैकेज की सफलता उस आखिरी कड़ी की आसानी या मुश्किल में छिपी है।